सो गाइस, आज की वीडियो में हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मेजर पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बेसिकली हम मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के जितनी भी पूरी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस के 15 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि 15 मार्क्स वाले होंगे ही होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं हर एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का इस बार एग्ज़ाम है। मेरा खुद का मेजर पेपर 4 मैथमेटिक्स एंड मेजर पेपर 5 मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो यहाँ मैं बस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दूंगा और उसके आंसर दिखा लूँगा। तो आप उन्हें नोट्स कर लीजिएगा, उनके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आना कन्फर्म ही है। यहाँ बेसिकली हम 15-16 क्वेश्चन देखेंगे, सारे जो है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और इनमें से कंफर्म 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि कंफर्म आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस देखिए, उनके आंसर्स के पॉइंट्स को याद करिए, अच्छे से समझिए और जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है तो उसे लिखिए। और यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता, स्रोत और विकास की व्याख्या करें। इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता और इसके विकास को समझाएं। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता क्या क्या है। मतलब यहाँ पर बस विशेषता बताया जा रहा है, विशेषता पूछा जा रहा है, स्रोत और विकास नहीं। और इस जगह सेकंड वाले क्वेश्चन में स्रोत नहीं पूछ रहा है और थर्ड क्वेश्चन में बस विशेषता। तो इन तीनों का क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक आंसर दिखा दूंगा, आप उस आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके पॉइंट्स को याद कर लीजिए, उससे समझ लीजिए। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो कि हमारे यहाँ पूछा जा रहा था कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता क्या क्या थी, स्रोत वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसकी चिंतन की विशेषता लिखनी पड़ेगी और उस विशेषता के अंदर आपको उसके पॉइंट्स को देना पड़ेगा, जैसे कि धर्म और राजनीतिक संयोजन। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं राजधर्म, और इसी में आप अपना तीसरा जो पॉइंट दे सकते हैं सामाजिक पदानुक्रम। और ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताया ये है आपका भारत राजनीतिक चिंतन की विशेषता के अंदर। पहला ये धर्म और राजनीतिक वाला हो जा रहा है, दूसरा ये राजधर्म वाला हो जा रहा है, तीसरा पॉइंट आपका जो यहाँ हो जाएगा वो सामाजिक वाला हो जाएगा। उसके बाद जो आपका इसी में आपका जो चौथा पॉइंट हो जाएगा विशेषता के अंदर वो हो जाएगा समाज की एकता और विविधता। उसके बाद आगे आप ये पॉइंट भी दे सकते हैं कि गणराज्य प्रपत्ति। और यहाँ पर जो है वही आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता में इतने पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता बताइए, आपको ये सारे पॉइंट्स याद होंगे तो आप उन पॉइंट्स को लिखिएगा। उसके बाद बना बना के भी लिख सकते हैं, जिससे अगर आपको 15 में 15 मार्क्स नहीं भी दिया जाएगा तो 10 से तो ज़्यादा ही देगा। उसके बाद जो है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत यहाँ आ जाता है, जिसमें आपका पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ। ये आपका स्रोत में पहला ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका अर्थशास्त्र चिंतन का वो जो स्रोत है उसमें दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ। उसके बाद इसी में आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा बौद्ध और जैन साहित्य। बेसिकली भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो ये स्रोत है ना, इतने सारे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा चिंतन के स्रोत को। और उसके बाद जो आपका यहाँ हो रहा है भारतीय राजनीतिक विशेषता के इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो इन्हें भी नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका आखिरी था विकास, भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास, उसके अंदर आपका जो पहला पॉइंट हो जाएगा प्राचीन काल, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन युग, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो मुझे अपनी भी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट वही मध्यकालीन युग। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा आधुनिक काल। चौथा पॉइंट हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद युग। और आप चाहें तो सारांश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा किस प्रकार भारतीय राजनीतिक के चिंतन और विकास से जुड़ी हुई है। अब इसका चलिए आंसर देखते हैं।
तो इसका आंसर आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पर आप शुरुआत में लिखिएगा कि वही भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा भारतीय राजनीतिक के चिंतन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कैसे निभाती है आप इतने छोटे से में बता सकते हैं। उसके बाद भौगोलिक प्रभाव, मतलब क्या पूछा जा रहा था आपको, यहाँ पर पूछा जा रहा था आपको कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा भारतीय राजनीतिक के चिंतन और विकास से में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है। तो आप यही भौगोलिक प्रभाव कैसे निभाती है, उसमें पहला पॉइंट आप दे सकते हैं विविधता में एकता। भारत में बहुत सारे अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी एकता है। इसके अंदर आप ये वाला दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सुरक्षा और राज्य निर्माण। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपकी आर्थिक और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक और सामरिक महत्व। जिसके बाद आप सांस्कृतिक प्रभाव के अंडर सेकंड वाला आपका हो जाएगा सांस्कृतिक प्रभाव। पहला तो आपको यहाँ क्या बोल रहा था, भौगोलिक प्रभाव, दूसरा आपका सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें आपका पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक और दार्शनिक विविधता। अब इसमें भी अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, बहुत सारे क्रिश्चियन वगैरह, तो यही सब। उसके बाद इसके अंदर ही आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समावेशित और सहिष्णुता। इसके बाद यहाँ इसी में आपका तीसरा जो पॉइंट होगा वही सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक और जाति विविधता। उसके बाद इसके अंदर जो आपका अगला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कला संहिता और सांस्कृतिक प्रभाव। उसके बाद जो आपका हो जाएगा राजनीतिक चिंतन और विकास का प्रभाव, ये कैसे पड़ेगा, तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपको वही महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र के द्वारा जो चीज़ें पता चल रही थी उन्हें लिखना पड़ेगा। आप इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के समय आसान हो। और एग्ज़ाम के समय बस आप अगर इन पॉइंट्स को भी याद रखो तो उसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप एग्ज़ाम के में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे लिख सकते हैं। मैं कई बार बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंट याद रहेगा और आप उन पॉइंट्स को आगे पढ़ चुके हैं, मतलब अगर आप आज उस पॉइंट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं तो 10 दिन बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप जो है उन पॉइंट्स को अच्छे से याद अच्छे से नहीं भी कर पाइएगा। बिल्कुल जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है उससे नहीं भी लिख पाइएगा तो कुछ तो लिख पाइएगा, कुछ तो बना के लिख पाइएगा। तो वही उसके बाद दूसरा आपका वही राजनीतिक चिंतन और विकास के प्रभाव में आता है राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र संग्राम। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। जिसके बाद आपका जो यहाँ तीसरा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा संविधान का निर्माण। उसके बाद आप निष्कर्ष चाहें तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखें। उसके बाद यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा भीम पूर्व और शांति पूर्व में भारत के क्षेत्र चित्रण किस प्रकार भारतीय राजनीति के चिंतन और विकास से जुड़ी हुई है। मतलब कि भीष्म पूर्व और शांति पूर्व में भारत की जो क्षेत्र चित्रण थी वो किस प्रकार भारतीय राजनीति के चिंतन और विकास से जुड़ी हुई है। चलिए इससे भी आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो भीष्म पूर्व था और शांति पूर्व ये महाभारत के प्रमुख खंड हैं और इनसे जो है हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इनसे भारत की राजनीतिक चिंतन और विकास के मतलब हाँ इसमें क्या प्रभाव डालते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पहला वही भीष्म पूर्व और शांति पूर्व भारत के प्रमुख खंड है। उसके बाद आप भीष्म पूर्व और क्षेत्रीय चित्रण का प्रभाव यहाँ पर बता सकते हैं, जिसमें आपका जो पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, आपका पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा राजनीतिक एकता और प्रतीक। और इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक और सैन्य संगठन। तो आपका जो ये भीष्म पूर्व और क्षेत्रीय चित्रण का जो ये दो पॉइंट्स था वो पहला था राजनीतिक एकता का प्रतीक और दूसरा था आपका सामाजिक और सैन्य संगठन। उसके बाद हम आते हैं अपने शांति पूर्व। पहला तो आपका क्या था भीष्म पूर्व और दूसरा आपका था शांति पूर्व। तो अब शांति पूर्व और राजनीति तथा शासन का चिंतन ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजधर्म का वर्णन। राजधर्म का वर्णन भीष्म पितामह ने किस तरह से किया हुआ था, वहाँ पर राजनीति की वही चिंतन के बारे में क्या दर्शाई गई थी, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। और एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन सब आता है तो आप पॉइंट्स पहले दीजिएगा, पॉइंट्स याद करके दीजिएगा, उसके बाद बना के लिख सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा शासन प्रणाली और नीति शास्त्र।
जिसके बाद आपका जो तीसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा स्वान और ज्ञान विश्रम। और उसके बाद आपका आता है क्षेत्र और सांस्कृतिक विविधता। क्षेत्र और सांस्कृतिक विविधता में आपका पहला पॉइंट सेम चीज़ है, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सांस्कृतिक और समावेशित। और इसमें जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक समावेशिता। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हो जाएगा आपका क्षेत्र और सांस्कृतिक विविधता में क्षेत्र प्रभाव। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट कुछ नहीं है, उसके बाद आप चाहें तो निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। आप इस छोटे से निष्कर्ष को अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि कैसे चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ आपका क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है पुराणों में भारत का चित्रण का वर्णन करें और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के नहीं मतलब भारत ये पुराणों में जो भारत का चित्रण का वर्णन किया गया है उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ, तो वही हमें बताना है कि पुराणों में भारत का चित्रण का वर्णन करना है और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को हमें दिखा के। तो चलिए इसका भी देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले तो आप लिख दीजिएगा कि भारत में पुराणों में भारत का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण है। भारत नाम कई संदर्भों में आता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसके दो प्रमुख उल्लेख हैं। पहला एक राजा धृत्य और शकुंतला के पुत्र के रूप में। आपको पता ही होगा कि राजा धृत्य और शकुंतला का पुत्र का जो नाम था उनका नाम भारत था, जो कि राम के एक भाई थे। उसके बाद इसमें आप पहला आपका कर सकते हैं कि भारत के पौराणिक चित्रण, जिसमें आप पहला पॉइंट अपना कर सकते हैं महान राजा और चक्रवर्ती सम्राट। उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं महान राजा और चक्रवर्ती सम्राट के बारे में। उसके बाद आप ये इसी के अंदर अपना जो दूसरा पॉइंट दीजिएगा वो हो जाएगा महाभारत का नामकरण। महाभारत का नामकरण कैसे हुआ वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। उसके बाद यहाँ से आपका भारत का पौराणिक चित्रण खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आपका आता है भारत का नैतिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत का नैतिक और सांस्कृतिक महत्व में आपका पहला पॉइंट आ जाता है न्याय धर्म का पालन। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आ जाता है कुल और वंश का परंपरा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर तीसरा अगला वाला हो जाएगा वो हो जाएगा सिन के जबड़े से खेलना। और इस सिंह के जबड़े से खेलना, इसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वीरता का प्रतीक। और वीरता का प्रतीक कैसे है उसे आपको यहाँ से पढ़ के थोड़ा सा आइडिया ले लेना है और समझ लेना है। उसके बाद यहाँ आपका जो अगला हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीति की स्थापना और विस्तार। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दृष्टि से योगदान। और अगला हो जाएगा कला और संस्कृति का प्रोत्साहन। तो यहाँ आपकी कला और संस्कृति का प्रोत्साहन हो जाएगा। जिसके बाद आपका 5 नंबर हो जाएगा भारत के आदर्श और शिक्षाएं, जिसमें आपका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराधिकार की नीति। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में हो जाएगा आपकी शक्ति और धर्म का संतुलन। और इसके बाद हमारा यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका जो वहीं पूछ रहा था कि पुराणों में भारत के वर्णन का मतलब पुराणों में भारत के चित्रण का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब था, जितने भी पहलुएं थी वो सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पहला तो आपका यही भारत के पौराणिक चित्रण, उसमें आपको पॉइंट देना था महान राजा चक्रवर्ती साम्राज्य वगैरह वगैरह। और इस तरह आप 5 पहलू ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि आपको बोले कि सभा को परिभाषित करिए, या समिति या विद्युत या राजन या जनपद महाजनपद गणसग राज्य आत्महत्या महामत्या पुरोहित सेनापति मंत्री परिषद। इन सभी में से ऐसा बोल सकता है कि इन चारों चीज़ों को परिभाषित करिए, या फिर इन 5 चीज़ों को, या फिर इन सभी चीज़ों को परिभाषित करिए, ऐसा पूछ सकता है। वैसे सभी का तो नहीं आएगा तो कुछ ही का आएगा। जैसे 4-5 चीज़ों का आ सकता है, जैसे कि यहाँ से 4 का आ जाए
तो सबसे पहले आप यहाँ सभा का जो परिभाषा होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा पूछा जा रहा था यानी कि समिति, समिति को परिभाषित करिए। उसके लिए आप इतना लिख सकते हैं, इतना पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आपका था वो था विधित, विधित की परिभाषा उसकी इतनी हो जाएगी। उसके बाद राजन, राजन कितनी हो जाएगी। और ये सब जो है ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस हो सकते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे 5 पॉइंट देते, जैसे कि वही शुरुआत से क्या था, क्या क्या था आपका, पहला था आपका वही सभा, समिति, विधित, राजन, जनपद। तो इन पांचों पॉइंट्स को, इन पांचों चीज़ों को दे देगा और बोलेगा कि इनको परिभाषित करिए। 5 मार्क्स में आ सकता है, या फिर 15 मार्क्स में टोटली आ जाएगा और 15 टर्मों को दे दे और बोले कि इन्हें परिभाषित करिए। तो जनपद का यहाँ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ महाजनपद का हो जाएगा, जिसके बाद आपका गणसंघ, इसे गणसंघ किसे कहते हैं उसकी परिभाषा यहाँ आपको मिल जाएगी। उसके बाद राज्य, राज्य को तो ऐसे आप में से ज़्यादातर लोग लिख ही पाएंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका अतमत्य या महामत्य, इसे, इसकी जो परिभाषा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद पुरोहित, जो पुराने ज़माने में पुरोहित वगैरह होते थे उनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका सेनापति, जो वही सेना का पूरा ख्याल रखता है कि सेना को कैसे चलना है, किस टाइम पे क्या करना है, वो सारी नीतियाँ जो बनाता है, रणनीतियाँ, प्रशिक्षण वगैरह जो सब चीज़ की जिम्मेदारी संभालता है उसे ही जो है सेनापति कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मंत्री और मंत्री परिषद। तो मंत्री क्या है, मंत्री की परिभाषा क्या है, मंत्री परिषद की परिभाषा क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ जो हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि मनु और कुटिल्य की राजनीति और प्राचीन शस्त्र की व्याख्या करें। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है बेसिकली मनु और कुटिल की जो राजनीति और प्राचीन शास्त्र थी उसे समझाएं या फिर व्याख्या करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए, जो मनु और कुटिल दोनों थे ना, ये पुराने ज़माने में जो भारत के महान ये राजनीतिक और सामाजिक विचारक थे ना, उनका विचार है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले मनु के लिए लिख सकते हैं कि मनु को भारतीय परंपरा में पहले मनुष्य और पहले कानून निर्माता के रूप से जाना जाता है। और इस तरह से आप आगे भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, जैसे कि कानूनी और सामाजिक व्यवस्था कैसे मनु ने स्थापित की। उसके बाद आप अगले पॉइंट में राजनीतिक दृष्टिकोण से मनु का जो विचार था वो क्या था, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट मनु वाला में ही हो जाएगा आपका प्रशासन और दंड नीति। तो मनु का जो प्रशासन और दंड नीति किस प्रकार था उसे आप इस पॉइंट पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वही चाणक्य यानी कि कुटिल्य वाला, कुटिल्य का क्या था जिसे अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं, उसका कैसा नीतियाँ थीं उसे, उसके व्याख्या में आप यहाँ लिख सकते हैं कि कुटिल्य या चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो मौर्य साम्राज्य के एक महान विद्वान, राजनीतिक और राजनीतिकार थे। और इसमें भी आप पहला पॉइंट दे सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, और राजनीतिक सिद्धांत क्या था चाणक्य का यानी कि कुटिल्य का, उसको आप विस्तार से समझा सकते हैं। उसके बाद शासन की नीति, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कुटिल्य यानी कि चाणक्य का जो शासन का नीति था किस प्रकार था, उसमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ थीं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी आ जाता है आपका दंड नीति और सुरक्षा। कुटिल्य का वही दंड नीति और सुरक्षा वाला क्या क्या चीज़ें थी उन्हें आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं और उसे लिखिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है अर्थव्यवस्था और प्रशासन, ये आपका यहाँ हो जाएगा। और कुटिल्य की जो ये राजनीतिक ये शास्त्र थी उसमें क्या क्या समानताएं थीं और क्या क्या भिन्नताएं थीं, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कि समानताएं क्या क्या थीं और भिन्नताएं क्या क्या थीं। उसके बाद आप निष्कर्ष चाहे तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर ना करें तो भी चलेगा। उसके बाद जो यहाँ आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, वो अगला क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमें निम्न से भारतीय राजनीतिक को चलाने का मुख्य पहलू क्या पता चलता है। पहला तो रामायण, दूसरा महाभारत, और तीसरा यहाँ आपका हो जाता है मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। ये चारों चीज़ों से आपको जो है भारतीय राजनीतिक को चलाने का क्या क्या मुख्य पहलू पता चलता है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पहले वाला में ऐसे कुछ थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन टाइप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले वही रामायण का लिखिएगा। रामायण में सबसे पहले आपको पॉइंट देना होगा आदर्श राजा, यानी कि आदर्श राजा का धर्म क्या क्या होता है। इस रामायण से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, मतलब उसी का भारतीय राजनीतिक और शासन के बारे में आपको रामायण से क्या क्या पता चलती है। उसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका आदर्श राजा, राजा का धर्म क्या क्या होता है, यही सारी चीज़ें। उसके बाद
न्यायप्रियता और सेवा भाव। राजा के मन में जो है न्यायप्रियता और सेवा भाव दोनों होना चाहिए, वही चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट परिवार और सत्ता। परिवार और सत्ता में एक राजा को कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। यही सारी चीज़ें हमें रामायण से पता चलती हैं। उसके बाद महाभारत। महाभारत में जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म और राजनीति का संगम। उसके बाद शक्ति, संतुलन और न्याय। उसके बाद आपका आता है रणनीति और कूटनीति। उसके बाद तीसरा जो आपका बोल रहा था मनुस्मृति, उसमें आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वर्ण विविधता और सामाजिक नियम। उसके बाद आपका हो जाएगा न्याय और दंड नीति, जिसके बाद राजधर्म। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी कि वही कुटिल, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजनीतिक रणनीति और कूटनीति। जिसके बाद अगला हो जाएगा राज के 7 अंग। उसके बाद हो जाएगा आपका आर्थिक नीति और करदान। जिसके बाद गुप्तचारी और सुरक्षा। उसके बाद आप सारांश को भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है राजशाही और शासनकाल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहला आपका राजशाही। तो आप पहले लिख सकते हैं कि राजशाही और शासनकाल दोनों ही शासन के संबंधित अवधारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ और संदर्भ दोनों अलग अलग यानी कि भिन्न होता है। पहला राजशाही, जिसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स आप दे दीजिएगा ताकि ये चीज़ें अच्छी लगी। जैसे कि यहाँ पहला सत्ता का दिया, उसके बाद केंद्रित, उसके बाद राजा के गुण का दिया है। उसके बाद आप राजशाही का प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण राजशाही, संवैधानिक राजशाही। उसके बाद शासनकाल यानी कि आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसका आप यहाँ डेफिनेशन थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स करके दे सकते हैं, जैसे कि नीतिगण निर्णय। उसके बाद प्रशासनिक कौशल। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका न्यायिक विविधता, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जिसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा विकास और कल्याण। और यहाँ पर भी आप सारांश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिकली आपको मनु और कुटिल यानी कि चाणक्य ने किस प्रकार जो है राजशाही और शासनकाल को समझाया है उसे समझाना है आपको। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनु और कुटिल किस प्रकार राजशाही और शासनकाल को समझाते हैं। तो वही बताना है कि मनु जो थे उन्होंने मतलब राजशाही और शासनकाल के बारे में क्या बताया था। उसके बाद कुटिल यानी कि चाणक्य ने क्या बताया था राजशाही और शासनकाल के बारे में। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। जिसके बाद आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि मनु और कुटिल दोनों ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक चिंतन के प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने राजशाही और शासनकाल पर गहराई से विचार किया है। जिसके बाद हालांकि उनके दृष्टिकोण और अवधारणाएं अलग अलग थी, दोनों के विचार भारतीय राजनीति और शास्त्रों पर गहराई छाप छोड़ते हैं। आइए उनके विचार को समझते हैं। सबसे पहले उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा, जिसके बाद आप अपना पॉइंट दीजिएगा कि मनु का दृष्टिकोण, जिसके बारे में आपको उसके बाद मनु का दृष्टिकोण थोड़ा सा यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आप मनु के दृष्टिकोण में भी आपको एक पॉइंट देना होगा और राजधर्म करके उसके अंदर राजधर्म का अंदर कुछ लिखना होगा। जिसके बाद मनु का जो अगला पॉइंट था यानी कि दंड नीति, तो यहाँ आपको मनु का जो दंड नीति राजशाही के लिए था उसका महत्व को भी आपको यहाँ पर बताना होगा। जिसके बाद मनु का सामाजिक अनुशासन कैसा था, उसने क्या बताया था सामाजिक अनुशासन के बारे में, आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। जिसके बाद आ जाता है आपका ईश्वर की सत्ता और प्रतिनिधित्व। तो मनु ने जो ईश्वर की सत्ता और प्रतिनिधित्व के बारे में बताया हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जिसके बाद आपका अगला आ जाता है कि कुटिल्य का दृष्टिकोण। पहला तो आपको मनु का दृष्टिकोण बताना था राजशाही के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है कुटिल यानी कि चाणक्य का, जिसे आप अर्थशास्त्र के भी नाम से जानते हैं। जहाँ पर आपका कुटिल में जो है पहला पॉइंट आपका यहाँ ये हो जाएगा सत्संग सिद्धांत। जिसके बाद आप यहाँ अपना दूसरा पॉइंट दे सकते हैं जो आपका हो जाएगा व्यवहारिक और कुटिल नीति। जिसके बाद आपका हो जाएगा राजा के गुण और कर्तव्य। जिसके बाद आप यहाँ कुटिल के ही पॉइंट्स में दे सकते हैं जासूसी और सुरक्षा व्यवस्था। और उसके बाद आपके कुटिल में ही हो जाएगा राजनीतिक और आर्थिक नीति।
तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो कुटिल और जो आपका मनु था, इन दोनों का जो पॉइंट्स सब था वो काफ़ी अलग था। जैसे कि मनु का में आपका पहला राजधर्म था, दंड नीति था, सामाजिक अनुशासन था, ईश्वर की सत्ता का प्रतिनिधित्व था। तो इससे बिल्कुल हटके जो आपका कुटिल का था यानी कि चाणक्य का था, उसमें आपका व्यवहारिक और कुटिल नीति, जिसके बाद आपका आ जाता है राजा के गुण और कर्तव्य, जासूसी और सुरक्षा की व्यवस्था, जिसके बाद आपका आ जाता है राजनीतिक और आर्थिक नीति। के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति और नैतिकता पर तिरुवल्लुवर की अवधारणा को समझाएं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा कि जो ये तिरुवल्लुवर थे वो एक महान तमिल कवि और संत थे जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुल्लरल के नैतिक और राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई के बारे में बताया था। जिसके बाद आप यहाँ पर उनके भी अंदर में सबसे पहले आप तो उनके बारे में थोड़ा सा दे दीजिएगा, तमिल वेद से रिलेटेड है, ये दे दीजिएगा। जिसके बाद आप यहाँ पहला पॉइंट आपका दे सकते हैं हेडिंग के तौर पे राजनीतिक पर तिरुवल्लुवर की अवधारणा। जिसके बाद आप पॉइंट दीजिएगा इस हेडिंग के लिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसके बाद आप पॉइंट दीजिएगा राजधर्म और नेतृत्व, उसमें थोड़ा सा लिखिएगा। जिसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा नीतिपूर्ण शासन, और उसमें थोड़ा लिखने के बाद आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए और नोट्स करते जाइए। जिसके बाद आप अपना नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा राजा के गुण। जिसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा सहयोग और परामर्श। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा नैतिकता पर तिरुवल्लुवर की अवधारणा, जिसमें आप अपना थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसके बारे में भी, और यहाँ पर अपना पहला पॉइंट दे दीजिएगा सत्य और न्याय। जिसके बाद आप तिरुवल्लुवर के अनुसार जो सत्य और न्याय की जो नीतियाँ थी उनके बारे में उन्होंने जो बताया था उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जिसके बाद आप अपना नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा पुरोहित और करुणा। उसके बाद आप वहाँ पर भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विनम्रता और विनय। एंड इसमें भी आप थोड़ी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने विनम्रता को नैतिकता और महत्वपूर्ण गुण बताया है और कहा है कि व्यक्ति को अपने कार्य में विनयशील होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। जिसके बाद अहिंसा, इस अहिंसा पॉइंट में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि तिरुवल्लुवर ने अहिंसा के सिद्धांत को दिया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें आप बना के लिखिएगा। अगर यहाँ पर 4 लाइन दिया हुआ है तो आप इसे अपने हिसाब से 6 लाइन पे भी लिख सकते हैं ताकि आपका आंसर लंबा दिखे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि महाभारत में शांतिपूर्ण और राजशाही शासनकाल की विचारधारा को समझाएं। तो बेसिकली महाभारत में जो है शांतिपूर्ण राजशाही और शासनकाल दोनों के विचार की धारा में कुछ चीज़ें समझाई गई थी, उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर बताना है। और आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा कि महाभारत के शांतिपूर्ण में राजशाही और शासनकाल के संदर्भ में गहन और विस्तार विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ये पूर्व उस समय की राजनीतिक और सामाजिक और नैतिक मूल्यों की व्याख्या करता है जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर को शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भीष्म पितामह हैं और उनसे जो है राजधर्म और शासन कला की और राजनीति के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझते हैं, और यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जिसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट देना है, मतलब कि वही महाभारत के शांतिपूर्ण में राजशाही और शासनकाल के मतलब संबंध में क्या क्या चीज़ें दी गई थी उसे समझाने को अगर कहा गया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा से लिखने के बाद आपको पहला पॉइंट देना होगा राजधर्म की परिभाषा। तो जब युधिष्ठिर जो थे भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनसे जो है राजधर्म शासनकाल और राजनीति के बारे में समझने को, तो सबसे पहले उन्हें जो है राजधर्म की परिभाषा समझाई जाती है, और उसमें क्या लिखना है आप ये देख सकते हैं। जिसके बाद आपका हो जाएगा शासन कला का सिद्धांत। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स और देना पड़ेगा, मतलब शासन काल की कला के सिद्धांत के अंदर ही आपका हो जाएगा धर्म और नैतिकता का पालन। मतलब कि देख, धर्म आपको हमेशा अपने धर्म पे ध्यान देना चाहिए और नैतिकता की पालन करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने वही सारी चीज़ें समझाई हुई थी, तो यहाँ वही लिखा हुआ है। भीष्म पितामह के अनुसार राजनीति और शासन में नैतिकता का पालन अनिवार्य है। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको बना के भी लिखना है, थोड़ी चीज़ें याद करनी है, थोड़ी चीज़ें खुद से बनानी है। जिसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका
प्रजा का कल्याण। अब इस पे तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑफकोर्स एक राजा, एक शासक का काम ही रहता है कि अपने प्रजा का कल्याण करना। जिसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अहिंसा और करुणा, मतलब हिंसा नहीं करना है और लोगों के लिए करुणा भाव आपको रखना है। उसके बाद आ जाता है आपकी दंड नीति, यानी कि न्याय और दंड। कोई व्यक्ति अगर हद से ज़्यादा अपराध करता है तो उसे दंड देना है, और न्याय मतलब दूसरे आदमी के साथ अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे न्याय देना है और अपराधी को दंड देना है। तो यही सारी चीज़ें इस पॉइंट पे अंदर आती है। जिसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट राजा के गुण। राजा के पास क्या क्या गुण होनी चाहिए, तो इस पर भी आपको ये सारी चीज़ें लिखना है कि एक राजा के पास, एक कुशल राजा के पास निम्न गुण होनी चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हैं। जिसके बाद आप वहाँ पर पहला पॉइंट दे दीजिएगा सत्य और निष्ठा, मतलब राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने काम को लेकर निष्ठावान होना चाहिए। जिसके बाद साहस और धैर्य, राजा को साहसी होना चाहिए और साथ में धैर्य भी, उसे धैर्य रखना चाहिए। जिसके बाद हो जाता है अगला पॉइंट ज्ञान और विद्या, तो राजा के पास ज्ञान भी होना चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए, वही चीज़ है। उसके बाद एक कुशल राजा हमेशा परामर्श और सलाह लेता है अपने मंत्रियों से। जिसके बाद अगला पॉइंट जो मतलब पितामह ने समझाया था वो था शांति और युद्ध का संतुलन। हालांकि खुद पितामह ने इन सारी चीज़ों को नहीं की थी अपने में, बट अब छोड़िए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है न्याय और प्रशासन। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो है सारांश या फिर निष्कर्ष वगैरह में दे सकते हैं और थोड़ी सी लंबी चीज़ें को कर सकते हैं। बेसिकली 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन जैसे तो नहीं लिखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसे देखते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय और कूटनीति की अवधारणा को व्याख्या करिए। अब जो ये कूटनीति और न्याय, ये बेसिकली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काफ़ी जगह, मतलब ऊपर वाले चैप्टर्स में भी। फिर भी चलिए देखते हैं दोबारा इसका आंसर। तो आंसर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी न्याय है और कूटनीति है वो दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं के साथ आती हैं। पहले तो आपका हो जाएगा न्याय की अवधारणा, उसमें आपको थोड़ा सा लिखना होगा और उसके अंदर आपको लिखना होगा पहला पॉइंट समानता और निष्पक्षता। समानता और निष्पक्षता मतलब किसी के एक का पक्ष नहीं लेना है, सबको समान मांगना है। और उसके बाद आ जाता है आपका विधि का शासन। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आपको सेकंड वाले यानी कि कूटनीति की अवधारणा में आपका पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर चाणक्य और कुटिल की कूटनीति। और उन दोनों की जो कूटनीति थी जिसे कि आप अर्थशास्त्र के भी नाम से जानते हैं, उसमें जो था उसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा साम दाम दंड भेद। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक संबंध। उसके बाद यहाँ पर आपका ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ आपका जो 13 नंबर वाला क्वेश्चन है, विधि निर्माता के रूप में मनु तथा न्याय शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर देख। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका काफ़ी लॉन्ग आंसर जाएगा और इसमें आपको जो पॉइंट्स है वो यहाँ से देने आपको शुरू करनी पड़ेगी। पहला तो आपका हो जाएगा देव्य अधिकार। ऐसा माना जाता है कि मनु को देव ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस प्रकार मनुस्मृति में वर्णित नियमों को देव प्रेरणा माना जाता है। उसके बाद आपका व्यापक क्षेत्र। उसके बाद अगला निदेशात्मक प्रकृति। और उसके बाद आपका हो जाएगा न्याय शास्त्र के सिद्धांत। और उसमें भी आप पॉइंट्स अपना दे सकते हैं, जैसे कि आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रकृति कानून। उसके बाद कानूनी त्यक्षवाद। एंड अगला आपका हो जाएगा कानूनी यथावाद। एंड फिर आपका हो जाएगा समाज शास्त्री न्याय शास्त्र। एंड उसके बाद आपका हो जाएगा ऐतिहासिक न्याय शास्त्र, जिसके बाद आपका हो जाएगा आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन। एंड फिर आप आखिरी में लिखिएगा कि मनु और न्याय शास्त्र के बीच संबंध। इन दोनों के बीच संबंध क्या है वो चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन पे एंड यहाँ पर जो हमारा 14 नंबर यानी कि 14वां जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा कूटनीति एवं न्याय
कमुदक की व्याख्या करें। आप आंसर्स को अच्छे से नोट्स करिए, उनके पॉइंट्स को अच्छे से याद करिए और थोड़ा जो उन पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटिल, यानी कि वही चाणक्य और कामनंदक दोनों ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं प्रासंगिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण चिंतक थे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लिखना होगा, जिसके बाद आप सबसे पहले लिखिएगा यहाँ कि कुटिल की कूटनीति और न्याय की अवधारणा। उसकी अवधारणा क्या थी? न्याय की और कूटनीति की, उन्हें समझाना होगा। पहला पॉइंट दीजिएगा कूटनीति की व्याख्या। यहाँ पर आपको इतना, उसके बाद इतना, 3-4 लाइंस में पॉइंट्स को लिखना होगा। जिसके बाद अगला में आप करिएगा, पहले तो आपने क्या किया था? पहले आपने लिखा था कूटनीति की व्याख्या, तो उसके बाद आप जो लिखिएगा न्याय की व्याख्या। और न्याय की व्याख्या में आपको पॉइंट्स दे दे के लिखना है। पॉइंट का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन आपको उन चीज़ों को समझना है, तो आप जो है ना उन्हें अलग अलग डिवाइड करके लिखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ये कामनंदक की कूटनीति और न्याय की अवधारणा। तो ये जो कामनंदक ने नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन और कूटनीति के सिद्धांतों को विस्तारित रूप से वर्णित किया गया है। कामनंदक की दृष्टि से कुटिल से प्रेरित थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार को कुछ विशेषताएं जोड़ी। उसके बाद यहाँ पर आप पहला पॉइंट दे दीजिएगा कूटनीति की व्याख्या। और इसमें भी आप जैसे चाणक्य यानी कि कुटिल के लिए आपने जैसे की थी वैसे ही सारी इसमें भी आपको कामनंदक में भी करना होगा। अलग अलग पॉइंट्स, मतलब 3-4 पॉइंट्स देना होगा। यहाँ पर जैसे साम दाम दंड भेद वाला। उसके बाद आपका हो जाएगा वही, फिर आप लिखिएगा न्याय की व्याख्या। पहले तो आपने क्या लिखा था? पहले आपने लिखा था कूटनीति की व्याख्या, उसके बाद आप लिखिएगा न्याय की व्याख्या। और इसमें भी आप 2 पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा। जिसके बाद अगर आप चाहें तो सारांश या फिर निष्कर्ष में थोड़ा सा लिख सकते हैं, जो कि लास्ट वाला होगा, ताकि आपका जो टीचर होगा वो सारी चीज़ें पॉइंट्स वगैरह को देख के, पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अगर नहीं भी पढ़ता है तो वो आपका निष्कर्ष देखे कि एंड में बच्चा क्या लिखता है, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका महाभारत और रामायण में कूटनीति से आप क्या समझते हैं। अब ऐसा था कि महाभारत और रामायण दोनों जगह पे कूटनीति अच्छे से की गई है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। पहला तो आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, तो उसमें राम भगवान थे, लक्ष्मण भगवान थे, उनके अलावा उनके एक भाई थे भरत। लेकिन यहाँ क्या था, राम जो थे वो सबसे बड़े थे और उनके छोटे भाई थे भरत। लेकिन भरत की जो माता थी वो अलग माता थी, मतलब भरत की माँ और राम भगवान की माँ दोनों अलग अलग थी, लेकिन वो दोनों भाई थे। अब भरत की माता चाहती थी कि भरत राजा बने, लेकिन भरत से भी बड़े राम थे, इसलिए देखा जाए तो राम को ही राजा बनाया जाना चाहिए था, और ऐसा बनाया जाता भी है। लेकिन तब क्या करती है भरत की माता जो है वो अपने बेटे को राजा बनाया जाए, इसलिए वो जो है दशरथ से ये प्रार्थना करती है कि राम को जो है वनवास भेज दिया जाए, ताकि अगर राम वनवास चला जाएगा तो अगला राजा जो है उनका बेटा यानी कि भरत को बना दिया जाए। तो इस तरह से जो है भरत की माता जो है कूटनीति करती है अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। पहला महाभारत और दूसरा रामायण, इन दोनों जगह से आपको कूटनीति से क्या समझते हैं उन चीज़ों को लिखना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली चाहें तो आप पहला पॉइंट कर दीजिएगा महाभारत में कूटनीति। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण की कूटनीति। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी काफ़ी सारी कूटनीतियाँ की थी, जैसे कि वो जो थे वो पांडव के पक्ष में थे, और उन्होंने जो है जितनी भी अच्छी मतलब जितनी भी चीज़ें की थी वो पांडवों के पक्ष में ही रहते हुए की थी। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें की थी जिनसे जो है पांडवों को ही सिर्फ फ़ायदा होता। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका महाभारत वाला में ही युद्ध नीति और रणनीति। उसके बाद नीति और राजधर्म। जिसके बाद रामायण की अगर आप कूटनीति पे आए तो यहाँ पर जो है हनुमान की कूटनीति आ जाती है सबसे पहले आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर हनुमान भगवान की कूटनीति क्या थी, तो हनुमान जो है वो लंका में प्रवेश करते हैं सीता माता की खोज में, और उसके बाद वो सीधा रावण के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर राम भगवान का संदेशा देते हैं
कि अगर रावण जो है, रावण के पास अभी भी मौका है, अगर वो सीता माँ को छोड़ दें तो राम भगवान उन्हें मारेंगे नहीं, उन्हें जाने देंगे, उनकी जान बख्श देंगे। और इस तरह से उसके बाद वो उनकी लंका को जला देते हैं और रावण का अहंकार को चुनौती देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका राम की नैतिक कूटनीति। राम स्वयं भी कूटनीति के ज्ञाता थे। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों के सहयोग से अपनी रणनीति को सफल बनाया। आप ऐसे सारे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला हो जाता है विभीषण की नीति। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये आपका जो है बेसिकली आपका हेडिंग हो जाएगा महाभारत और रामायण की कूटनीति के प्रमुख तत्व। तो वहाँ पर किन किन तत्वों का उपयोग हुआ था? पहला तो साम दंड भेद, ये सारी चीज़ों का यूज हुआ था। उसके बाद हुआ था धर्म और नीति का संतुलन। उसके बाद अगला हुआ था राजनीतिक गठजोड़ और संधियाँ। और उसके बाद आप चाहें तो सारांश में भी लिख सकते हैं कि जो महाभारत और रामायण में कूटनीति का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, युद्ध से बचाव और न्याय की स्थापना के लिए किया गया था। और ये चीज़ें सच हैं। राम भगवान ने, हनुमान भगवान ने जितनी भी सारी कूटनीतियाँ की थी, या फिर विभीषण ने, इन्होंने सही के लिए कूटनीतियाँ की थी। भले ही उन्होंने जो किया वो गलत था। और अब मैं भी चलता हूँ, मुझे कोची, न्यूटन, इन सभी के लॉस और जितने भी थ्योरम हैं उन्हें पढ़ने जाना है। कसम से ये मैथ और फिजिक्स के जो विसाज हैं ये मुझे मरवा के ही मानेंगे एग्ज़ाम में। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है उस पर पेन मारो या नोट कॉपी मारो या फिर अपना एडमिट कार्ड ही क्यों ना मार लो, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद ना भी आया तो वीडियो को लाइक करो। अरे कोल्हान यूनिवर्सिटी को झारखंड के स्टूडेंट्स का पावर्स भी तो दिखाना है।